हेलो फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जल्दी से स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये हमारे बॉडी के बारे में बताएगा कि कैसे हमारी बॉडी मूवमेंट करती है और कैसे हमारी बॉडी लोकोमोट करती है। बहुत ही इजी नहीं बोल सकते, मॉडरेट सा चैप्टर है। ठीक है, याद करने वाले कॉन्सेप्ट ज़्यादा रहेंगे हमेशा की तरह। बायो है ये, भूलना मत। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। जो मूवमेंट है इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ द लिविंग बींग्स। ऑब्वियसली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो मूव तो करेगा ही, कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो शो करेगा, चाहे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वो एक सिग्निफिकेंट फीचर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। इवन प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, पत्तियों को इधर उधर हिलाना। ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट जो है प्लांट्स भी एग्जिबिट करते हैं। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट जो अमोएबा मूवमेंट शो करता है इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमोबा इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ये कैसा फॉर्म ऑफ मूवमेंट है? सिंपल। इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है? प्रोटोप्लास्ट के स्ट्रीमिंग से ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है? ठीक है, प्रोटोप्लास्ट में प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से ज़्यादा सिंपल और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, टेंटिकल्स आर शोन बाय मैनी ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि सीलिया के बारे में हमने पढ़ चुका है, फ्लैजिला के बारे में हमने पढ़ा है, टेंटिकल्स जैसे कि हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, तो इन सब के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं। तो इनकी मूवमेंट, तो ये भी तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट करते हैं। सीलिया का करते हैं, फ्लैजिला का करते हैं, टेंटिकल्स का करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है। हम जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं, अपने हाथों को घुमाते हैं, जॉज, ठीक है, टंग, आईलिड्स। ठीक है, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लोकेशन। सच वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। लोकोमोशन की डेफिनेशन क्या है कि मूवमेंट दैट रिजल्ट इन द प्लेस, चेंज इन द प्लेस या लोकेशन। वो मूवमेंट जिसकी वजह से प्लेस में चेंज आ जाए या लोकेशन में चेंज आ जाए। प्लेस बोल दो, ठीक है, प्लेस में अगर चेंज आ जाता है किसी मूवमेंट की वजह से तो उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोकोमोशन कहते हैं। लोकोमोशन जैसे कि मूवमेंट, ये जैसे कि मैं बताता हूँ मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है। यही नहीं पता चलता है कि मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या है। मैं बताता हूँ। इधर मैं खड़े खड़े अपने हाथ मूव कर रहा हूँ, मैं इसे दिखाता हूँ। इधर मैं खड़े खड़े अपने हाथ ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे मैं नाच रहा हूँ, पागल हो गया हूँ मैं, नाच रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो ये मूवमेंट हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने बॉडी को मूव कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी मैं खड़े हो जाऊँ और इधर से मूव कर जाऊँ, ठीक है, तो इधर मेरा प्लेस या लोकेशन चेंज हो गया। फिर मैं वापस आके बैठ गया तो मेरा प्लेस या लोकेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये भी किसी मूवमेंट की वजह से हुआ। तो इस मूवमेंट की वजह से मेरा प्लेस या लोकेशन चेंज हो गया। तो ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो लोकोमोशन में क्या होगा? कोई प्लेस या लोकेशन चेंज होगा, उसी को हम लोकोमोशन कहेंगे। और मूवमेंट में कोई प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना कि लोकोमोशन हमेशा वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। कि वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। वॉलेंट्री मूवमेंट्स को लोकोमोशन कहते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं कहते हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, तो उनको लोकोमोशन नहीं कहोगे। लोकोमोशन किसे कहोगे? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कहोगे जो प्लेस या लोकेशन में चेंज हो जाए। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, इन सब में क्या हो रहा है? प्लेस या लोकेशन चेंज हो रही है। स्विमिंग आर द फॉर्म्स ऑफ द लोकोमोटरी are the forms of the locomotory movements. Locomotory structures need not to be different from those affecting the other types of movements. ये बहुत अच्छी सी चीज़ लिखी हुई है, बहुत अच्छी चीज़, प्यारी सी चीज़ है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। ये लिखा गया है कि अगर कोई बॉडी पार्ट है, जैसे कि ये कोई बॉडी पार्ट है, ये मूवमेंट शो कर रहा है, कोई तरह का मूवमेंट शो कर रहा है, तो ऐसा क्या पता ये लोकोमोशन भी शो करे। ठीक है, तो एक ही बॉडी पार्ट मूवमेंट भी शो कर सकता है, लोकोमोशन भी शो करता है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बॉडी पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है वो लोकोमोशन नहीं कर सकता, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि कोई अगर बॉडी पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है तो वो लोकोमोशन भी शो कर सकता है। ठीक है, कोई बॉडी पार्ट अगर मूवमेंट शो कर रहा है तो वो लोकोमोशन भी शो कर सकता है। ये लिखा है कि लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। यानी कि जो लोकोमोशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं वो मूवमेंट भी कर सकते हैं।
इस लाइन का मतलब समझ आया? सिंपल सी लाइन है तो समझ आ जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम, तो सीलिया हेल्प, सीलिया, ठीक है, पैरामीशियम में क्या रहता है, सीलिया, वो हेल्प करता है उनको मूवमेंट ऑफ फूड का थ्रू द साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल एज। हाइड्रा में टेंटिकल्स मैंने बताया था, प्रे को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऑल्सो लोकोमोशन के लिए। तो ये देखो, लोकोमोशन के लिए भी वो टेंटिकल्स का यूज़ कर रहा है और मूवमेंट के लिए, कैप्चरिंग करने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा ना, तो मूवमेंट के लिए भी टेंटिकल्स का यूज़ कर रहा है। लेकिन लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स जो है क्या है, टेंटिकल्स, तो वो मूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो जा रहे हैं। तो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर्स नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। इस लाइन का मतलब ये था। वी यूज लिम्फ फॉर चेंजेस इन बॉडी पोस्चर्स, ठीक है, बॉडी पोस्चर्स, जैसे कि ये हाथ ऐसे रख लिया फिर मैंने ऐसे खोल दिया, तो बॉडी के पोस्चर्स हो गए, तो इसको चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लोकोमोशन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो लोकोमोशन एज वेल एज मूवमेंट, एक ही बॉडी पार्ट या एक ही जो ऑर्गन है वो लोकोमोट भी कर सकता है, मूवमेंट भी कर सकता है। द above observation suggests that movements and locomotion cannot be studied differently. ये बताते हैं कि सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट नहीं है, तो हम इसको अलग कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स जो तुमने पढ़े हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा होगा कि मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है, आपस में कनेक्टेड है। वही लिखा गया है कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। ये तुम्हारा असर्शन का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और तुम कर दोगे भैं ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं था, एनसीईआरटी में तो लिखा ही नहीं है, साफ साफ लिखा है तो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन कैन नॉट बी स्टडीड सेपरेटली। सेपरेटली जो है स्टडी नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये लिंक्ड होते हैं, स्ट्रक्चर से बोल लो, बहुत सारे कारण से लिंक्ड होते हैं। स्टेटिंग दैट ऑल लोकोमोशंस एंड मूवमेंट, देखो नीचे तो सिंपल सी लाइन लिखी हुई है। कौन सी सिंपल सी लाइन लिखी हुई है? दैट ऑल लोकोमोशंस, जितने भी लोकोमोशंस हैं, लोकोमोशंस क्या होते हैं, मूवमेंट्स ही तो होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स। ऑल लोकोमोशंस आर द मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। सारे मूवमेंट्स लोकोमोशंस थोड़ी ना होते हैं, सारे मूवमेंट्स की वजह से प्लेस से लोकेशन थोड़ी ना चेंज होती है। Method of locomotion performed by animals vary with their habitats and the demand of situation. ये इंपॉर्टेंट लिखी हुई है लाइन कि मेथड ऑफ लोकोमोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करता है और उनके डिमांड ऑफ सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी पढ़ी होगी, मेरे ब्रीदिंग वाले लेक्चर से। ब्रीदिंग में क्या लिखा था कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस पे डिपेंड करता है, तो उसमें भी हैबिटेट लिखा हुआ था, लेकिन डिमांड ऑफ द सिचुएशन नहीं लिखा था, उधर लिखा हुआ था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ब्रीदिंग तो फिक्स चीज़ है ना। लेकिन लोकोमोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन उसके हैबिटेट पे डिपेंड करेगा कि उसका हैबिटेट कैसा है, और उसका डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन कैसा डिमांड कर रहा है, कूदना है, फांदना है, भागना है, स्विम करना है, तो सिचुएशन का क्या मतलब, डिमांड क्या है सिचुएशन का, उस हिसाब से लोकोमोट कर सकते हो। तो मेथड ऑफ लोकोमोशन ऐसे चेंज होता रहता है। However, locomotion is generally for search of food, shelter, meal, suitable breeding grounds, favorable climatic conditions, etc. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। तो हमारे बॉडी की बात करते हैं, अब ये तो नॉर्मल था, सारे ऑर्गेनिजम्स की बात हम लोग करते हैं, हमारे बॉडी की बात करते हैं। हमारे बॉडी में 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं। एक होता है सिलियरी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। एक होता है सिलियरी, सिलियरी, एक होता है फ्लैजिलर, जो फ्लैजिला से मूवमेंट होता है, और एक होता है मस्कुलर, एक होता है मस्कुलर। तो सिलियरी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट, ये 3 तरह के मूवमेंट्स जो है हमारे बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं मेनली। ये 3 तरह के जो मूवमेंट्स हैं वो हमारे बॉडी में परफॉर्म किए जाते हैं मेनली। ठीक है, देखो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। क्या क्या है? एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। सॉरी, वेरी 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 सॉरी। देखो सिलियरी आया, मस्कुलर आया, एमोबॉइड इधर आना था, मैंने फ्लैजिलर बोल दिया, गलत बात है, दिमाग में मेरा फ्लैजिला चल रहा था ना ऊपर, तो उसी की वजह से मैंने फ्लैजिला बोल दिया था, सॉरी, ठीक कर लो। क्या है? एमोबॉइड मूवमेंट है, नॉट फ्लैजिलर। ठीक है, सिलियरी, मस्कुलर और एमोबॉइड। यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्टेट 3 मेन टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर ह्यूमन बॉडी। व्हाट आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ आवर 3 मेन टाइप्स ऑफ द मोशंस, क्या बोलते हैं, मूवमेंट्स इन आवर ह्यूमन बॉडी? एमोबॉइड, सॉरी, सिलियरी एंड सिलियरी और क्या था, मस्कुलर।
तो ये 3 मेन टाइप्स हैं, एमोबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक माइक्रोफेज, वो क्या करते हैं, एमोबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, जैसे कि ल्यूकोसाइट्स भी सबको पता है, डब्ल्यूबीसीज भी क्या करते हैं, एमोबॉइड की तरह मैक्रोफेज, हाँ मैक्रोफेज जो दूसरे सेल्स को ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसीज, तो ये दोनों जो है एमोबॉइड मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है, जो पहला मूवमेंट था हमारा एग्जिबिट एमोबॉइड मूवमेंट, इट इज अफेक्टेड बाय सूडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट एज एन अमोबा। ठीक है, ये कैसे अफेक्ट होता है, जितना अच्छा सूडोपोडिया फॉर्म होगा उतना अच्छा एमोबाइल मूवमेंट कर पाएंगे बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जो एमोबाइल में होता था। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबाइल मूवमेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी है, तुम्हें इंपॉर्टेंट लग रहा होगा लेकिन मेरे को तो हलवा लगता है। लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबाइल मूवमेंट, क्या हलवा पॉइंट है, याद करो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का नाम तुमने कहाँ सुना था, याद करो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का नाम तुमने कहाँ सुना था। मुझे तो याद है, कौन से चैप्टर में, सेल चैप्टर में, क्योंकि मैं रोज़ रिवाइज करके आता हूँ। सेल चैप्टर में मैंने सुना था साइटोस्केलेटन के बारे में, उसने मुझे बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स नाम की कोई चीज़ होती है, और माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं, देखो साइटोस्केलेटन के 3 पार्ट्स थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये माइक्रोफिलामेंट्स जो थे ये क्या करते थे, हमारे प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग में मदद करते थे। तो वही चीज़ तो लिखी हुई है डायरेक्ट एज इट इज़, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स आल्सो इन्वॉल्व इन द एमोबॉइड मूवमेंट। एमोबॉइड मूवमेंट मेनली किस बेसिस पे होती है, कितना ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग हो रही है उस बेसिस पे एमोबॉइड मूवमेंट होती है। उससे हम पता लगा सकते हैं कि कितना एमोबॉइड मूवमेंट होगा, जैसे कि सीडोपोडिया से, सूडोपोडिया फॉर्मेशन की वजह से ये इफेक्ट होती है, और सीडोपोडिया फॉर्मेशन कितना ज़्यादा होगा वो कैसे पता चलेगा, जितना प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग होगी, और प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग कौन देखता है, माइक्रोफिलामेंट्स, और माइक्रोफिलामेंट्स किसका पार्ट है, साइटोस्केलेटन का, वही तो लिखा हुआ है, सिंपल। तो हमने एक तरह का मूवमेंट कंप्लीट कर लिया दैट इज एमोबॉइड, दूसरे तरह का मूवमेंट क्या था, सिलियरी, सिलियरी था, सिलियरी पे पहुंचो, सिलियरी मूवमेंट क्या होता है, सिलियरी मूवमेंट क्या है, सिलियरी मूवमेंट अकर इन मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स व्हिच इज आर लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। बिल्कुल सही है, जहाँ पे सीलिया का प्रेजेंस देखने को मिलेगा उधर सिलियरी मूवमेंट होगी। कहाँ कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में देखने को मिल जाएगा, हमारे गट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ सीलिया मिलेगा तुम्हें, कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया में भी सीलिया मिलता है। ठीक है, हेल्प अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल्स इन सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस इनल्ड अलोंग द एटमॉस्फेरिक एयर। पासेज ऑफ ओवा, फैलोपियन ट्यूब बताया था, ओवा का पासेज थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द सिलियरी मूवमेंट। तो ये याद रखना पड़ेगा, याद क्या पता है तुम्हें, ट्रैकिया में होता है और फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी कि फैलोपियन ट्यूब है नहीं। अब तीसरे तरह का मूवमेंट था हमारा मस्कुलर, मुझे याद है एमोबॉइड, मस्कुलर और सिलियरी, दो कंप्लीट कर दिए, लास्ट बचा है मस्कुलर। मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट, ये लिम्स जॉस का मूवमेंट करते हो तुम तो उसी को मस्कुलर मूवमेंट कहा जाता है। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय द ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये लिखा हुआ है ऑर्गेनिजम्स, जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मसल्स की, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट होने की जो प्रॉपर्टी है वो मसल्स में ही पाई जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो है मसल्स की वो मदद करता है लोकोमोशन के लिए। लोकोमोशन के लिए कौन मदद करता है, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन बाय द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन किस किस का, न्यूरल, स्केलेटल, ठीक है, और मस्कुलर। लोकोमोशन को किस किस का हमें कोऑर्डिनेट एक्टिविटी चाहिए, किस किस का कोऑर्डिनेट एक्टिविटी चाहिए, हमें चाहिए न्यूरल का, मस्कुलर का, स्केलेटल का। देखो कोऑर्डिनेट एक्टिविटी चाहिए ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल, मस्कुलटल, मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम, इन तीनों का कोऑर्डिनेट एक्टिविटी मिल जाएगा, जैसे कि मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया और स्केलेटल हो गया, मस्कुलर हो गया, न्यूरल हो गया, स्केलेटल हो गया, तब जो है लोकोमोशन जो है परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की तरफ परफॉर्म हो जाएगा।
मूवमेंट करने के लिए मसल की कौन सी प्रॉपर्टी हमें चाहिए? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी CP, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है हमें जो है लोकोमोट करने के लिए। और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है? ट्रैकिया और इसका वाला, ठीक है। एमोबॉइड मूवमेंट करने के लिए साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज माइक्रोफिलामेंट्स। वो कैसे इफेक्ट होता है? बाय सूडोपोडिया फॉर्मेशन। और सूडोपोडिया फॉर्मेशन कैसे इफेक्ट होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से। कितने तरह की मूवमेंट्स होती है हमारे में? 3। कौन कौन सी मूवमेंट्स? एमोबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। मस्कुलर पढ़ लियो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी, सिलियरी भी तुम पढ़ लिए हो और एमोबॉइड मूवमेंट भी तुम पढ़ लिए हो, ठीक है। ये तीनों मूवमेंट जो है तुम पढ़ लिए हो। ये याद रखना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी यूज होती है और 3 का कोऑर्डिनेशन चाहिए, न्यूरल का, मस्कुलर का, न्यूरल, मस्कुलर और स्केलेटल, ठीक है। NMS, न्यूरल, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का कोऑर्डिनेट एक्टिविटी चाहिए फॉर अ ऑर्गेनिज्म टू लोकोमोट। और ये मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। लिखा हुआ था इधर कहीं, मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मेजॉरिटी जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें कुछ है नहीं। अब मसल के बारे में बात करते हैं। मसल बना किससे है? चैप्टर 8 बोला था सेल के बारे में बहुत चीज़ें बात होंगी इधर। सेल के बारे में देखो तुम्हें कहाँ ले आया, चैप्टर 8 में ले आया, चैप्टर 8 में ले आया तुम्हें, ठीक है, चैप्टर 8 में ले आया तुम लोगों को। हम आगे देखते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द cilia and flagella आर द आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बिल्कुल हमने पढ़ रखा है कि cilia and flagella क्या है? आउटग्रोथ्स है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के क्या है? आउटग्रोथ्स है। फ्लैजिलर मूवमेंट, यही फ्लैजिलर मूवमेंट मेरे दिमाग में चल रहा था। फ्लैजिलर मूवमेंट हेल्प्स इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स के मूविंग में मदद करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। एज तुमने एनिमल किंगडम पढ़ चुका है तो पहला ही किंगडम होता है पॉरीफेरा, जिसमें स्पॉन्जेस पढ़ते हो। स्पॉन्जेस में तुमने कॉर्नेसॉइड्स पढ़े होंगे, जिसके पास क्या होते हैं? हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर करंट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। एंड इन लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन्स के लोकोमोशन में मदद करते हैं, जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना के पास भी तो फ्लैजिला होता है, यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला होता है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, ठीक है। पेलिकल, क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल B हायर प्लांट से सिमिलर होता है। ये सब प्रॉपर्टीज थी कुछ यूग्लिना की। मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ द मेसोडर्मल ऑरिजिन। ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मसल जो है मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है, मेसोडर्म, ठीक है। तो मसल किस चीज़, कौन सा ऑरिजिन का होता है? मेसोडर्मल ऑरिजिन का होता है। मसल इज ऑफ मेसोडर्मल ऑरिजिन, ठीक है, मेसोडर्मल ऑरिजिन का रहता है। 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो मसल्स का होता है। 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है वो मसल्स होता है, मस्कुलर। 40 से 50% जो बॉडी वेट होता है, ह्यूमन बॉडी इज कोऑर्डिनेटेड बाय मसल्स। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है मसल्स की। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, लोकेशन पे, अपीयरेंस पे, ठीक है। तुम्हारा लोकेशन पे हो गया, अपीयरेंस पे हो गया, नेचर ऑफ रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट करते हैं, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, उसके बेसिस पे भी होता है, ठीक है। लोकेशन पे, अपीयरेंस पे, नेचर ऑफ रेगुलेशन पे, किन 3 बेसिस है? देखो तो भाई साहब सब 3 आ रहा है। 3 कौन से? लोकेशन पे, अपीयरेंस पे और नेचर ऑफ रेगुलेशन पे, सॉरी नेचर ऑफ रेगुलेंस पे, कैसे रेगुलेट हो रहा है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, अपीयरेंस कैसा है, स्मूथ है, स्ट्राइटेड है, ठीक है, और लोकेशन कैसा है, कहाँ पे है। तो लोकेशन के बेसिस पे उन 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक। 3 तरह के मसल्स देखने को मिलते हैं लोकेशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन लोकेशन, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, ठीक है। स्केलेटल, विसरल, कार्डियक, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। Skeletal muscles are closely associated with the skeletal components of the body, बिल्कुल।
दे हैव अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, इसलिए इसको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर द कंट्रोल, इनको वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है। दे आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शंस एंड द चेंज इन द बॉडी पोस्चर्स, जितनी भी वॉलेंट्री एक्शंस है वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। स्केलेटल। फिर आता है विसरल मसल्स। विसरल मसल्स लोकेटेड होता है हॉलो ऑर्गन्स में, इनर वॉल्स ऑफ द हॉलो विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। हॉलो विसरल ऑर्गन्स लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। ये डू नॉट इन्वॉल्व इन वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। स्मूथ अपीयरेंस रहती है, इसलिए इसको स्मूथ या नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। देयर एक्टिविटीज आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ और अस, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हो। Digest for example in the transportation of food through the GI tract, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स या गैमेट्स थ्रू द जेनाइटल ट्रैक, ये कुछ फंक्शंस हो जाएंगे स्मूथ मसल्स के। जैसे बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक है, तो उस समय पे जो मसल्स का है एकदम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो स्मूथ मसल्स का ही कॉन्ट्रैक्शन होता है। स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन जो है ऑक्सीटोसिन करवाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। स्मूथ मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन कराता है, उसको लव एफिनिटी हार्मोन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। नाम याद रखना, क्योंकि लोकेशन, तीन चीज़ों पे हमने पढ़ रखा था, लोकेशन, उसके अपीयरेंस और उसके नेचर ऑफ रेगुलेशन। तो इन तीनों पार्ट्स पे, तीनों पे डिवाइडेड है मसल्स और तीनों पे अलग अलग नाम है। तो हमने लोकेशन पे वाला पढ़ा है। लोकेशन पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी हुई है, कौन कौन सी? स्केलेटल, विसरल और कार्डियक। इसको स्मूथ मत बोलना, गलत हो जाएगा। स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, ये तीन मसल्स पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब कार्डियक मसल्स, तो इनके पास ब्रांचिंग पैटर्न होता है ताकि ये जल्दी जल्दी सिग्नल्स को पहुंचा सके, ठीक है। इनवॉलेंट्री तो होते ही हैं, हार्ट के मसल्स होते हैं, देख लो। स्ट्राइटेड तो ये भी रहते हैं। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये मसल्स होती है हार्ट की, ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न में लगी होती है टू फॉर्म अ कार्डियक मसल। अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल्स क्या रहती है? स्ट्राइटेड रहती है। इनवॉलेंट्री होती है तो इनवॉलेंट्री मसल्स बोल सकते हो। द नर्वस सिस्टम डज नॉट कंट्रोल द एक्टिविटीज डायरेक्टली। तुम अभी तक पढ़ के आ चुके होगे, अभी तक पढ़ के आ चुके होगे कि न्यूरल जो है इसको डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं रहता है, इनके पास खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने सारे नोट्स पढ़े होंगे तुम लोगों ने, AVN, ठीक है, बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट होंगे। लेट अस, अब जो है स्केलेटल मसल्स के हम जो है डायग्राम यानी कि उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल एनाटॉमी देखेंगे स्केलेटल मसल्स का। एनाटॉमी क्या है स्केलेटल मसल्स की? स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी क्या है? कलर बदलना है? नहीं, यही कलर रखते हैं। स्केलेटल मसल्स की एनाटॉमी क्या है? लेट अस एग्जामिन द स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमें मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पता होना चाहिए कि कैसे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी प्रॉपर्टी के ऊपर ही तो लोकोमोशन होता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा मैं नहीं, NCERT बोलती है। तो पहले ये स्ट्रक्चर समझाएगी और कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी थ्योरी होती है जिसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। SFT, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो दी गई थी कि कैसे बताता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। बहुत ईजी है, बहुत ही। तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल्स इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ मसल बंडल्स, जिसे फैसिकल्स बोलते हैं, और वो हेल्ड टुगेदर होते हैं बाई कोलाजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फेशिया बोल रहे हैं। क्या होता है? डायग्राम देख लो। ये पूरा जो है हमारा स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल्स में जो है छोटे छोटे ये बंडल्स दिख रहे होंगे तुम्हें, ये छोटे छोटे बंडल्स दिख रहे हैं जिसमें डॉट लगा रहा हूँ, या इस छोटे छोटे बंडल्स को हम फैसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये लिखा हुआ है देखो, फैसिकल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? फैसिकल्स बोलते हैं, स्मॉल बंडल फाइबर्स। और ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं बाय द फेशिया, फेशिया से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये लेबलिंग भी पूछी जा सकती है, ठीक। मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी जो तुम लोग भी करोगे। ये जो लंबा सा गोला बना है ना, ये फैसिकल है,
जिसे मसल बंडल बोल रहे हैं, और ये हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज फेशिया। और इसके अंदर जो मैंने डॉट डॉट बोला था ना, ये मसल फाइबर होते हैं। सॉरी, माय मिस्टेक, आज मैं थोड़ा सा पागल हो चुका हूँ। ये मसल फाइबर होते हैं, दैट इज़ अ मसल सेल, मसल फाइबर होते हैं ये, ठीक है। ये मसल फाइबर होते हैं। ये क्या होता है, फेसिकल होता है, और ये मसल फाइबर होता है। माइएलोलॉजी, माइएपोलॉजी, जो बोलना है तुम लोगों को बोल लेना, मजाक भी उड़ा लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये मसल फाइबर होते हैं, मैंने अपनी गलती सुधार ली, ठीक है। और ये फेसिकल्स होते हैं, जो लंबे लंबे बड़े बड़े डिब्बे दिख रहे हैं तुम लोगों को, और ये आपस में हेल्ड टुगेदर रहते हैं, मतलब आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम फेशिया बोल रहे हैं, वो लेबल नहीं किया गया है, कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू रहता है। ईच मसल बंडल्स कंटेन अ नंबर ऑफ मसल फाइबर्स, बता चुका हूँ। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ नहीं है, ये मसल फाइबर है, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। एक्सोलेमा बोलेंगे इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और इसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। इसके साइटोप्लाज्म को हम एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, बस यही था कि इस मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सार्कोलेमा। सॉरी सॉरी मेरे दोस्तों, सॉरी, नॉट एक्सोलेमा यार, एक्सोन। भाई अभी न्यूरल पढ़ा था ना, मैं न्यूरल पढ़ के आ रहा हूँ अभी, तो उसमें एक्सोन वैक्सोन चल रहा है, तो उसी का एक्सोलेमा वाला थोड़ा सा तड़का तुम्हारे अंदर आ गया। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब सीरियस हो जाते हैं, सीरियस, सॉरी, अब सीरियस होकर पढ़ाएंगे। तो ये मसल फाइबर है, तो इस मसल फाइबर, कंफ्यूज मत होना, ये मसल फाइबर, तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोमियर बोलते हैं, सार्कोमियर, और इसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे आज, फिर मैंने गलत बता दिया। ओके ओके, आई एम ओके, ठीक है। तो मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, सार्कोलेमा, और उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। बहुत धीरे चल रहा है ना, इसलिए सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। मैं तो तुम्हारे टेस्ट ले रहा था, तुम्हें आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, और उसके साइटोप्लाज्म को हम लोग बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। थोड़ी सी गलती हो जाती है यार, इंसानी हूँ, ठीक है, इंक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म। बच्चों को यही नहीं समझ आता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, मसल फाइबर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलेंगे, ठीक है, और उसके साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। वो एक्सोलेमा में न्यूरॉन का एक्सोलेमा भी होता है, लेकिन वो ये मसल के केस में, एक्सोलेमा भी होता है न्यूरॉन के केस में, न्यूरॉन का भी एक बंडल होता है, तो न्यूरॉन में भी फेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, न्यूरॉन का होता है, तो एक्सॉन, एक्सॉन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसे एक्सोलेमा बोलते हैं। मैं गलत नहीं हूँ, होता है, न्यूरल पढ़ गया था ना उसके और उसके साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूरॉन के चैप्टर में पढ़ेंगे आप, न्यूरॉन के चैप्टर में आता बताना तुम्हें, न्यूरॉन के चैप्टर में आना तब बताऊंगा, ठीक है। उसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब दिमाग क्लियर हो चुका है, इसको बोलेंगे सार्कोलेमा, और अंदर वाले को बोलेंगे सार्कोप्लाज्म। जल्दी से खत्म करते हैं इसको। मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम, मसल फाइबर इज अ सिंसिटियम, सिंसिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है स्केलेटल मसल्स में ऑब्वियसली, एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन्स द मेनी न्यूक्लियाई। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम कूट कूट के भरा रहता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर्स इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, जो मैंने बताया। A characteristic feature of the muscle fiber is the presence of a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm, और called myofilaments या myofibrils। तो इस सार्कोप्लाज्म के सार्कोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होते हैं। इन फिलामेंट्स को हम माइक्रोफिलामेंट्स बोलते हैं, सॉरी मायोफिलामेंट्स बोलते हैं,
मायोफिलामेंट्स बोलते हैं या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में, मसल फाइबर में लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स, दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हो। और हर एक मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं उसके अंदर, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स होते हैं उसके अंदर। A detailed study of the myofibril has established that striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins. तो हमने पढ़ा था कि स्केलेटल मसल्स में स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो स्ट्राइटेड अपीयरेंस क्यों मिलती है देखने को? क्यों? एक डार्क बैंड होता है, फिर लाइट आ जाता है, फिर डार्क आता है, फिर लाइट आ जाता है, फिर डार्क आता है, फिर लाइट आ जाता है। तो इसकी वजह से स्ट्राइटेड अपीयरेंस देखने को मिलती है। तो ये दो प्रोटीन्स की वजह से होती है, ठीक है। और वो दो प्रोटीन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इन्हीं मायोफाइब्रिल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पहले तो सार्कोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स प्रेजेंट रहेंगे, जिसको हम मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स बोल रहे हैं। उसी मायोफाइब्रिल के अंदर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स जो होते हैं वो किसी प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, जिसको हम एक्टिन बोलते हैं और मायोसिन बोलते हैं। एक्टिन जो है लाइट बैंड को क्रिएट करता है और मायोसिन जो है हमारा डार्क बैंड, ठीक है। द लाइट बैंड्स कंटेन द एक्टिन एज वेल एज नोन एज आई बॉन्ड या आई बैंड या फिर आइसोटॉपिक। तो जो है लाइट बैंड होता है, ठीक है। लाइट बैंड जो होता है लाइट, ठीक है, डार्क एंड लाइट बैंड्स होता है। तो लाइट बैंड को हम आइसोटॉपिक बैंड बोलते हैं या आई बैंड बोलते हैं। और जो डार्क बैंड होता है उसको ए बैंड सॉरी ए या फिर एन आइसोटॉपिक बैंड बोलते हैं, जो कि मायोसिन फिलामेंट को कंटेन करता है। मायोसिन फिलामेंट को कंटेन करता है, जो मायोसिन फिलामेंट को कंटेन करता है, मायोसिन प्रोटीन बोल लो यार। Both the proteins are arranged as rod-like structures parallel to each other and also longitudinal axis of the myofibrils. Myofibrils के longitudinal axis के parallel जो है arranged होता है। जैसे कि ये दो एक्टिन, इसके बीच में एक मोटा सा मायोसिन लगा रहता है, मोटा सा मायोसिन लगा रहता है, फिर ये दो एक्टिन लगे रहते हैं और फिर ये मायोसिन लगा रहता है। तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह लगे रहते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में प्रेजेंट रहता है। एक्टिन फिलामेंट्स आर थिनर, मैंने पहले बताया था एक्टिन फिलामेंट्स क्या आते हैं, थिनर होते हैं मायोसिन फिलामेंट्स का। डायग्राम में दिख रहा होगा तुम लोगों को कि मैंने मायोसिन फिलामेंट्स को थोड़ा सा मोटा बनाया था और एक्टिन फिलामेंट्स को डंडे की तरह दिखाया था। तो एक्टिन फिलामेंट्स क्या रहते हैं, थिनर रहते हैं, और मायोसिन फिलामेंट्स थिकर रहते हैं। हैंस कॉमनली नोन एज थिन और थिक फिलामेंट्स, थिन और थिक फिलामेंट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके सेंटर पे ही, इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, ये फिर एक मोटा, फिर ये, तो इसको हम जेड डिस्क बोलते हैं, जो इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, जेड डिस्क, ठीक है। और इसके बीच में ये मायोसिन जो मैंने बनाया था, इसके बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। ये भी क्या है, इलास्टिक फाइबर का बना रहता है। Hence are commonly called thick and thick filaments respectively. In the center of each eye band an elastic fiber called Z line, जो कि उन दोनों को बाइसेक्ट करता है। डायग्राम से और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, बाइसेक्ट करने का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो ये जेड लाइन है हमारी और ये आई बैंड हो गया। तो ये देख रहे हो आई बैंड, तो ये बहुत सारे एक्टिन फिलामेंट्स हैं, तो इनको बीच में से तोड़ दिया, नहीं तो फिर ये कैसे रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जेड लाइन ने क्या कर दिया, इनको बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। और एम लाइन जो है मायोसिन फिलामेंट के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो बाइसेक्ट करता है। जेड लाइन जो है इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक फाइबर होता है, ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर फर्मली अटैच टू द जेड लाइन। थिन फिलामेंट्स एकदम टाइटली अटैच होते हैं, फर्मली का मतलब टाइटली होता है, एकदम टाइटली अटैच होता है जेड लाइन से। थिक फिलामेंट्स इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय थिन फाइब्रस एम लाइन, ठीक है। तो वो भी एक थिन फाइब्रस एम लाइन से जो है मिडल में प्रेजेंट होता है, थिन फाइब्रस एम लाइन प्रेजेंट होता है, मैंने बताया था। और इधर आई बैंड के पास जेड लाइन प्रेजेंट होता है।
ये दोनों ही फाइबर से मिलके बने रहते हैं। दोनों ही क्या है, फाइबर से मिलके बने रहते हैं। दोनों फाइबरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसमें भी क्या है, इलास्टिक फाइबर, ये भी फाइबरस मेम्ब्रेन है। जेड लाइन क्वेश्चन भी आता है, जेड लाइन एज वेल एज एम लाइन दोनों जो है फाइबरस होते हैं। कोई किसी को कुछ बोल दे, कोई मतलब नहीं है, ये दोनों क्या रहते हैं, फाइबरस मेम्ब्रेन ही रहते हैं। बस डिफरेंस है कि जेड लाइन जो है आई लाइन को, आई जो आई बैंड होता है उसे बाइसेक्ट करता है, और एम लाइन जो है ए बैंड को बाइसेक्ट करता है इनटू टू इक्वल हाफ्स। The A and I bands are arranged alternately throughout the length of the myofibril. Alternate arrange था, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाया था। अल्टरनेटली अरेंज्ड है, ये क्या है, अल्टरनेटली अरेंज्ड है। The portion of myofibril between the two successive Z lines is considered as the functional unit of contraction called sarcomere. Sarcomere क्या रहता है, देखो Z लाइन बनाया था हमने, ये Z लाइन बनाया था और ये Z लाइन बनाया था, तो इन दोनों के टू सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो स्पेस रहता है, इधर लिखा भी हुआ है, उसे हम सार्कोमियर बोल रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोमियर बोल रहे हैं। सार्कोमियर क्या रहता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर जो बोलना है बोलिए, ठीक। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन का। In a resting stage, the edges of thin filaments on the other thick filaments partially overlap the free ends of the thick filaments, leaving the central part, ठीक है, उसे एचिजोन बोलते हैं। सेंट्रल पार्ट फिलामेंट्स, द सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट्स कॉल्ड द एच जोन। अब ये एच जोन क्या है, आई जोन और ए जोन समझ में आ गया, उसका जेड लाइन और एम लाइन समझ में आ गया, सार्कोमियर समझ में आ गया जो फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक चीज़ और आती है हमारे पास, एच जोन। एच जोन क्या रहता है कि दिख रहा होगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास आई बैंड है, ये आई बैंड बनी हुई है ना, ये आई बैंड है तुम्हारी, ये तुम्हारी आई बैंड है। अब मैं बना रहा हूँ ये बैंड, ये मोटी सी ये बैंड है, ये मोटी सी ये बैंड है। तो तुम्हें तुम्हें कुछ दिख रहा होगा कि आई बैंड यानी कि एक्टिन फिलामेंट जो है मायोसिन फिलामेंट को पार्शली ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, पार्शली जो है इसको ओवरलैप कर रहा है, दिख रहा है, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी कि पार्शली ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो बीच में ऐसा पार्ट बच जाता है जहाँ पे कोई भी एक्टिन फिलामेंट की प्रेजेंस नहीं है, बीच में ऐसा पार्ट बचा हुआ है जिसमें कोई भी एक्टिन फिलामेंट्स की प्रेजेंस नहीं है। तो बीच में ऐसा पार्ट, या मायोसिन फिलामेंट का ऐसा पार्ट जिसमें कोई भी एक्टिन फिलामेंट की प्रेजेंस ना हो, उस उस जोन को बोलते हैं एच जोन। उस जोन को क्या बोलते हैं, एच जोन। उस 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 जोन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमने जो है एच जोन के बारे में समझ लिया है। डायग्राम देखो, मैंने बताया था मायोफाइब्रिल के अंदर भी क्या होता है, हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मायोसिन और एक्टिन, जिसकी वजह से अल्टरनेट लाइट और डार्क अपीयरेंस आती है। तो ये देखो डार्क अपीयरेंस, ये लाइट, फिर ये लाइट, आई बैंड है ये, ठीक है, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, फिर ये डार्क। तो लाइट फिर डार्क फिर लाइट फिर डार्क, तो ऐसे क्या होता है, अल्टरनेट स्ट्राइशंस आने लगते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स। इसलिए हम इसको स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से जानते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, आई बैंड को समझ लिया, जेड लाइन को समझ लिया, बीच में एम लाइन होता है, एच जोन होता है, सार्कोमियर होता है, ए बैंड होता है, ठीक है। आई बैंड तो समझ लिया था, खत्म हो गया, सिंपल। अगले पेज में क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स यानी कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ रखा है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की एनाटॉमी और अंदर से जानेंगे, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की एनाटॉमी हम लोग और अंदर से जानेंगे कि और क्या क्या एनाटॉमी है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट की, क्या क्या है देखते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, कलर हम लोग ब्लू लेते हैं, ब्लू।
blue color, normal, basic geometry. The structure of contractile proteins. Contractile proteins. So each actin, a thin filament is made up of two filamentous actins helically wound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin. कहने की कोशिश क्या है कि देखो शुरू में क्या होता है, हमारे पास जी एक्टिन होता है, छोटा सा हमारे पास प्रोटीन होता है। ये जी एक्टिन जो है बहुत ज़्यादा मोनोमेरिक यूनिट होता है, ये पॉलीमराइज करके क्या बनाता है, हमारा एफ एक्टिन। ठीक है, और यही एफ एक्टिन दो दो फिलामेंट है, दो फिलामेंट एफ एक्टिन के मिलके क्या बनाते हैं, हमारी जो है थिन फिलामेंट बनाता है। सही है, तो क्या लिखा हुआ है, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टू फिलामेंटस एक्टिन्स। दो एफ एक्टिन का मिलके बना हुआ है, दो फिलामेंटस एक्टिन्स होती है जिसको हम टू एफ एक्टिन बोलते हैं, ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, जो हेलिकली बाउंड है, मतलब ये डीएनए की तरह हेलिकली बाउंड है ईच अदर। ठीक है, ये दो एफ एक्टिन है, ये एक्टिन का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। और ये हर एक एफ एक्टिन पॉलीमराइज यूनिट है किसका, ग्लोबुलर एक्टिन का, जो मैंने अभी बताया आपको। टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, तो दो ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट, जैसे कि ये तो हमारा एक एफ एक्टिन का फिलामेंट, तो फिर दो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट और दो ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट और जो है इसके लेंथ के अलॉन्ग जो है पैरेलल भागता है। ठीक है, अभी डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन पे रेगुलर इंटरवल्स पे क्या है, ट्रोपोनिन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन है जो रेगुलर इंटरवल्स पे जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द ट्रोपोमायोसिन। In the resting state of a subunit of troponin, mask the active binding sites for the myosin on the actin filament। ठीक है, तो ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट होता है जो कि एक्टिन बाइंडिंग साइट जो होती है मायोसिन का एक्टिन फिलामेंट्स पे। ठीक है, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती है मायोसिन का ऑन एक्टिन फिलामेंट्स, उसे क्या कर देता है, मास्क कर देता है ट्रोपोनिन का एक सब यूनिट। कहानी क्या लिखी हुई है इस पैराग्राफ में मैं समझाता हूँ। जी एक्टिन और एफ एक्टिन वाला समझ आ गया होगा, ये तुम्हारे एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है। एक्टिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर है, मैं बताता हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है। ये एक, ये दो, तो ये हमारे एफ एक्टिन हो गए। तो मैंने बताया था दो फिलामेंटस एक्टिन है जो हेलिकली वाउंड होते हैं एक दूसरे से, और इसी के साथ ट्रोपोमायोसिन के दो 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 जो है इसके लेंथ के अलॉन्ग जो है पैरेलली मूव करते हैं। ये एक दिखाया हुआ है तुम्हें ट्रोपोमायोसिन, और ये दूसरा ट्रोपोमायोसिन दिखाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों दो दो रहते हैं। ठीक है, और फिर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर हमारे ट्रोपोनिन प्रेजेंट रहता है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट रहता है। ये देखो रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके सब यूनिट्स भी दिख रहे होंगे, देखो ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, टीपीटी, टीपीआई, टीपीसी से बनता है। ठीक है, तो उसका एक सब यूनिट जो है एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन को क्या कर देता है, मास्क कर देता है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट पे क्या रहता है, एक्टिव बाइंडिंग साइट रहती है मायोसिन की, तो उसको क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, बाइंड कर देता है। मतलब कि क्या रहता है कि कहानी कुछ ऐसी है कि इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर एक एक्टिव बाइंडिंग साइट रहती है जिसको इस मायोसिन को जुड़ना रहता है इससे। तो जब तक इसको ये एक्टिव बाइंडिंग साइट नहीं दिखेगी ये इससे नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो इसी एक्टिव बाइंडिंग साइट को छुपाने का काम उस ट्रोपोनिन का है। ठीक है, ट्रोपोनिन के सब यूनिट का काम जो है इसको छुपाने का है। जब तक ये छुपे रहेगा ये इसके साथ जो है बाइंड नहीं करेगा। अगर ये छुपा नहीं रहा, दिख गया इसको, तो ये जाके इसके साथ बंध जाएगा, यानी कि बाइंड कर जाएगा। कहानी कुछ ऐसी चलती है। ठीक है, ये वाला समझ आ गया। अब मायोसिन का बताते हैं। तो मायोसिन जो है थिक फिलामेंट बोलते हैं हम इसको। ये भी पॉलीमराइज प्रोटीन है। किसका पॉलीमराइज प्रोटीन है, मीरोमायोसिन का। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मीरोमायोसिन constitute one thick filament. Each मीरोमायोसिन has two important parts. हर एक मीरोमायोसिन के पास दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक उसका जो है ग्लोबुलर हेड होता है जिसके पास शॉर्ट आर्म होती है, और एक टेल होता है। उस फॉर्मर को हम हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, और जो लेटर होता है उसे हम लाइट मीरोमायोसिन बोलते हैं। हैवी मीरोमायोसिन के पास एटीपीएज वो खुद हेड है उसका, एटीपी बाइंडिंग साइट है, एक्टिव बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, द हाई
Heavy myromycin, the head and the short arm projects outward and regular distance and angle from each other at the surface of polymerized myosin filament is known as क्रॉसर। तो क्या है कि हर एक मिरोमायोसिन का जो हेड होता है और उसकी जो आर्म होती है वो रेगुलर इंटरवल्स और रेगुलर एंगल पे जो है ऐसे प्रोजेक्टेड रहती है, तो इसको हम क्रॉस आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस आर्म बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो मैंने बताया था ग्लोबुलर हेड क्या है? एटीपीएस है। खुद क्या है? एटीपीएस है, एंजाइम है, और बाइंडिंग साइट्स होती है एटीपी की और एक्टिव बाइंडिंग साइट्स होती है एक्टिन की। ये मैं बता चुका हूँ। इसका स्ट्रक्चर समझ आ गया? ये देखो ये मिरोमाइसिन का स्ट्रक्चर है, ये क्रॉसम बना रखा है इसने रेगुलर इंटरवल्स पे जो हैवी मिरोमाइसिन है, और उसका जो छोटा सा जो शॉर्ट आर्म है वो प्रोजेक्टेड है रेगुलर इंटरवल्स पे, ठीक है, एट एंगल्स, तो इसे क्रॉस आर्म बोला गया है। इसका हेड है, ये हेड को क्या बोलते हैं? हेड विद शॉर्ट आर्म, हैवी मिरोमायोसिन एचएमएम, और टेल को हम लो मिरोमायोसिन, ठीक है, हैवी और लाइट। तो इसके पास क्या है? ये खुद एक एटीपी एंजाइम की तरह काम करता है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स और एटीपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है इसके हेड पे, ठीक है। ये पहला वाला एक्टिन फिलामेंट का था, दूसरा मायोसिन फिलामेंट का। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, जितना भी मसल का स्ट्रक्चर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन बेस्ट एक्सप्लेन होता है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन is best explained by the sliding filament theory, which states that the contraction of muscle fiber takes place by the sliding of thin filaments over the thick filaments। ये बताता है कि स्ट्रक्चर हमने बनाया था थिन फिलामेंट का, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है कि ये जो थिन फिलामेंट है, ये जो थिन फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट के ऊपर चढ़ जाएंगे, जो इसको ओवरलैप कर लेंगे, तब जाके जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। क्योंकि अगर ये ओवरलैप करेंगे तो ये थिन फिलामेंट जो है इससे फॉर्मली अटैच होता है, और ये फाइबर का बना है तो ये स्ट्रेच हो सकता है, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये इधर से स्ट्रेच होगा, ये इधर से स्ट्रेच होगा, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यही पता करना है कि ये स्ट्रेच होता कैसे है, यही जो है मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। बस इतनी सी मैकेनिज्म है, बस इतना सा मैकेनिज्म है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है कुछ भी इनिशिएट होने के लिए हमें एक न्यूरल सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, कमांड की ज़रूरत पड़ती है, हाँ, कि तुम कर सकते हो, कमांड की ज़रूरत पड़ती है। वो कमांड हमारा सीएनएस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से, मोटर यूनिट होता है एक, और एक न्यूरॉन मस्कुलर जंक्शन होता है। मोटर यूनिट उसे बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन प्लस फाइबर्स, मोटर न्यूरॉन्स और उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको मोटर यूनिट बोलते हैं। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किसको बोलते हैं? जो मोटर न्यूरॉन है और जो सार्कोलेमा है, उन दोनों के बीच के जंक्शन को हम एनएमजे बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विद द मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के साथ मिला दो तो वो मोटर यूनिट कहलाता है। द जंक्शन बिटवीन अ सार्कोलेमा एंड द मोटर न्यूरॉन इज नोन एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या मोटर एंड प्लेट बोल दो उसको। न्यूरल सिग्नल रीचिंग द जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज एसिटिकोलाइन, ठीक है। तो एसिटिकोलाइन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलीज हो जाता है। कब रिलीज हो जाता है? जब एनएमजे के पास पहुंचेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास पहुंचेगा, तो जो एसिटिकोलाइन है वो रिलीज हो जाता है। एसिटिकोलाइन क्या करता है? जाता है और क्या करता है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। ये क्या कर देता है? Na+ की एंट्री करवा देता है, ठीक है। Na+ की एंट्री करवा देता है सार्कोप्लाज्म में। सार्कोप्लाज्म में जब Na+ की एंट्री हो जाएगी, ठीक है, Na+ की एंट्री हो जाएगी, तो जिसको जैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयंस जो है भर भर के है, कूट कूट के भरा हुआ है, तो कैल्शियम आयंस का गेट ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस जो है पूरे सार्कोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद
क्या होता है उसके अंदर, मायोफाइब्रिल्स के अंदर मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट तो एक ही है। एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो एक्टिन के पास मैंने बताया था मायोसिन मायोसिन बाइंडिंग साइट है। ट्रोपोनिन का एक यूनिट जो है उसको मास्क करके रखता है, छुपा के रखता है। तो वही कैल्शियम उस ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाता है, और जिसकी वजह से जो मायोसिन का एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो खुल जाता है, दिख जाता है। अब मायोसिन को अपना एक्टिव बाइंडिंग साइट दिख गया, तो वो क्या करता है, अपना एटीपी का हाइड्रोलिसिस करता है। वो खुद एक एटीपी था, एटीपीएस था, तो उसके पास एटीपी प्रेजेंट रहेगा मायोसिन के पास। एटीपी का हाइड्रोलिसिस करके क्या करता है, अपनी एनर्जी को यूज़ करता है और इसके साथ बाइंड कर जाता है, और क्या बना लेता है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है। ठीक है, क्रॉस ब्रिज बना लेता है। फिर जब एटीपी आती है तो एक क्रॉस ब्रिज टूट जाती है, और फिर आता है, ठीक है, तो फिर ये Ca+ वापस चल जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है और ऐसे रिलैक्सेशन होता है। थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, लेकिन एक बेसिक मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया है कि मसल कॉन्टैक्ट होता कैसे। ठीक है, तो एसिटिकोलाइन पे हम लोग थे कि सिग्नल आया तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया सार्कोलेमा में। सार्कोलेमा में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, जिसकी वजह से मसल फाइबर में कॉज हो गया द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस क्यों रिलीज होता है, Na+ की एंट्री से। इंक्रीज इन द कैल्शियम 2+ आयन लेवल्स द लीड ऑफ बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के सब यूनिट के साथ बाइंड करता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिमूव कर देता है मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर मायोसिन। मायोसिन का एक्टिव बाइंडिंग साइट था, तो उसे मास्क हटा देता है, तो एटीपी यूटिलाइज कर लेता है मायोसिन, ठीक है, और बाइंड कर जाता है एक्टिन के साथ, और एक क्रॉस ब्रिज बना लेता है। ठीक है, इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं, इसे क्रॉस ब्रिज कहते हैं, इसको क्रॉस ब्रिज कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज बना लिया एटीपी को यूज़ करके। ठीक है, तो एटीपी को बना लिया और उसके साथ बाइंड कर गया। जैसे कि ये बाइंड कर गया, ये ऐसे था, बाइंड कर दिया और इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, अपनी तरफ खींचने लगता है, तो जेड लाइन भी इसकी तरफ खींच जाता है। तो खींचने की वजह से क्या करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। पिछले वाले स्लाइड में भी समझाया था। पुल्स द attached actin filaments toward the center of A band. The Z line attached to this actins are pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere, जिसकी वजह से sarcomere shorten हो जाता है, जिसको हम contraction बोलते हैं। It is clear from the above steps that during shortening of the muscle contraction, the I band get reduced, whereas the A band retain the length. I band का लेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन ए बैंड का लेंथ कभी कम नहीं होता, वो जो है सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। द मायोसिन रिलीजिंग द एडीपी एंड द फॉस्फेट गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेट। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। तो एक न्यू एटीपी आता है, मैंने बताया था न्यू एटीपी आ जाएगा तो क्रॉस ब्रिज ब्रोक हो जाएगा। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन चलते रहेगा। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन का जो साइकिल है वो चलते रहेगा। एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, जिसको जैसे स्लाइडिंग होती रहेगी। ये स्लाइडिंग की वजह से ही जो है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, स्लाइडिंग की वजह से मेनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द कैल्शियम 2+ आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। ये प्रोसेस तब तक चलते रहेगा जब तक कैल्शियम आयंस वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं जा सकते। अगर कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं गए तो ट्रोपोनिन का जो सब यूनिट है जो इसके साथ बाइंड है वो फ्री नहीं हो पाएगा। अगर वो फ्री नहीं हो पाया तो वो जो मायोसिन का बाइंडिंग साइट था एक्टिन के ऊपर उसको मास्क नहीं कर पाएगा। अगर उसको मास्क नहीं कर पाया तो जो मायोसिन है वो बार बार एटीपी को यूज़ करेगा और क्रॉस ब्रिज बना देगा। क्रॉस ब्रिज बना दिया तो बस कॉन्टैक्ट हो गया। तो उसके लिए जो है कैल्शियम आयंस को वापस सार्कोप्लाज्मिक जो है सिस्टर्ने या रेटिकुलम में वापस पंप करना होगा। उसके लिए भी मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ जेड लाइन्स बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। अगर कैल्शियम 2+ आयंस वापस अपने सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में चले गए तो जेड लाइन वापस जो है रिलैक्स हो जाता है, इसे रिलैक्सेशन कहेंगे। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर्स कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। जो रिएक्शन टाइम होता है उसको हम रिफ्लेक्शन पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन पीरियड। रिफ्रैक्शन पीरियड रिफ्रैक्शन पीरियड या रिफ्रैक्शन टाइम वो टाइम होता है जिस समय जो एक मसल है एक ही न्यूरॉन की बात मान रहा होता, उस समय कोई दूसरे न्यूरॉन का है जो बात है वो नहीं मानता। बात नहीं यानी कि ऑर्डर नहीं मानता। जैसे कि एग्जांपल,
एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए। तो ये मसल है हमारा। अगर ये किसी न्यूरॉन ने भेजा इसको कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका रिफ्रैक्शन टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट ही करते रहेगा। अब दूसरे ने भेजा तुम कुछ और काम करो, तो ये उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन टाइम बहुत ज़्यादा है। ये पूरा इस काम को ख़त्म करेगा, तब जाके इस न्यूरॉन की बात मानेगा। ये मतलब है रिएक्शन टाइम का। Repeated activation of the muscle fibers can lead to the accumulation of lactic acid due to anaerobic breakdown of glycogen in them, causing fatigue. लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन तुम जानते हो, बार बार मसल्स की एक्टिविटी होने लगती है, जिसकी वजह से एनारोबिक कंडीशंस क्रिएट होने लगती है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन हो जाता है, ये फॉर्मेशन हो जाता है। मसल के पास एक रेड कलर ऑक्सीजन कैरिंग, ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट रहता है, जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कर्व भी बनाया था हमने, जिसका कर्व हाइपरबोलिक आया था। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई इन सम ऑफ द फाइबर्स, जिसको वजह से रेड अपीयरेंस देखने मिलती है। उस मसल फाइबर्स को हम रेडिश मसल फाइबर्स बोलते हैं, रेड मसल फाइबर्स बोलते हैं। ये मसल्स क्या करते हैं, प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंटेंट इनमें कम देखी जाती है। Utilizing the large amount of oxygen stored in the form of ATP production. This muscles therefore can use in aerobic muscles. तो इनको हम aerobic muscles बोलते हैं, क्योंकि इनकी माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया रहता है तो बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इनको हम एरोबिक मसल्स बोलते हैं, क्योंकि ये O2 कैरी कर सकते हैं। On the other hand, some of the muscles possesses very less quantity of myoglobin and therefore appear pale or whitish. तो कुछ के पास जो है लेस क्वांटिटी होता है मायोग्लोबिन का, जिसकी वजह से वो पेल या वाइटिश कलर के दिखते हैं, पेल या वाइटिश कलर के दिखते हैं। उन मायोग्लोबिन मतलब उन मसल फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट मसल फाइबर्स। इनके पास क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया फ्यू रहते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई रहता है, उसमें लो रहता है, और ये कि जो है एनाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करता है फॉर एनर्जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, ऑक्सीजन को ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, क्योंकि मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या है, कम। मायोग्लोबिन का कंटेंट तो ऑक्सीजन ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, तो ऑक्सीजन का कंटेंट कम, तो एनारोबिक कंडीशंस हो जाती हैं, इसलिए एनर्जी पे डिपेंड करने के लिए इनको एनारोबिक कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। समझ गए? अब ये तो तुम बच्चों वाली बात कर रहे थे, मस्कुलर, ठीक है, इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बड़ वाली बात क्या है, स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो है बड़े वाली बात है। स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानना जो है बड़े वाली बात है। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानना बड़ी बात है। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि हमारे पास दो तरह के स्केलेटन होते हैं, एक एक्सो और एक एंडो। एक्सो स्केलेटन मतलब बाहर का स्केलेटन, जैसे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, ठीक है, जो कि कैरेटिन के बने हुए होते हैं, कैरेटिन प्रोटीन है उसके बने रहते हैं। और एंडोस्केलेटन में क्या आ जाएगा हमारा, एंडोस्केलेटन में हमारे बोन्स और कार्टिलेज आ जाएंगे, बोन्स और कार्टिलेज आएगा। ठीक है, तो एंडो, एक्सो, एक्सो में कैरेटिन जैसे कि नेल्स, हेयर्स, और एंडो में बोन्स और कार्टिलेज जो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारे स्केलेटन को कंप्रोमाइज करते हैं, स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, अब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेजेस। ये एंडोस्केलेटन की बात कर रहा है, जो बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई स्केलेटल सिस्टम। द सिस्टम हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी। मूवमेंट में तो सिग्निफिकेंट रोल होता ही है, बहुत सारे रोल होते हैं, प्रोटेक्शन के रोल होते हैं, मसल के अटैचमेंट का रोल होता है, ठीक है, लोकोमोशन का रोल होता है। इमेजिन चूइंग फूड विदाउट जॉ बोन्स एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट द लिम्ब बोन्स। मतलब आप फूड को चबा रहे हो विदाउट द बोन्स, जॉ बोन्स है ही नहीं आपके पास, ये जॉ नहीं है आपके पास, तो आप मज़ा नहीं आएगा चबाने में। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। बोन और कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ये हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। टिश्यू क्या है, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जो बोन है उसके पास क्या रहता है, हार्ड मैट्रिक्स, ठीक है, हार्ड एंड प्लाइबल मैट्रिक्स। कार्टिलेज के पास क्या रहता है, सॉलिड एंड नॉन प्लाइबल, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कुछ बोला नहीं। बोन मैंने बोला था कि हार्ड है और नॉन प्लाइबल है, और कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज हमारा सॉलिड है और प्लाइबल है। ठीक है, ये प्लाइबल है, ये नॉन प्लाइबल है। बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस जो है टिश्यू चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं।
द फॉर्मर यानी कि बोन के पास हार्ड मैट्रिक्स होता है ड्यू टू द कैल्शियम सॉल्ट्स, और लेटर के पास प्लाइबल मैट्रिक्स होता है यानी कि कार्टिलेज के पास ड्यू टू द कॉन्ड्रोटिन सॉल्ट्स, कॉन्ड्रोटिन प्रोटीन रहती है उनके पास। इन ह्यूमन बींग्स टोटल हड्डी हमारे में 206 होती है और फ्यू कार्टिलेजेस होता है। इट इज़ ग्रुप्ड इनटू टू प्रिंसिपल डिविजन्स, एक्सियल एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन। मतलब कि हमारे स्केलेटन सिस्टम को मतलब 206 हड्डियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। उन 206 को हमने दो में डिवाइड कर दिया है, एक होगा एक्सियल और एक होगा एपेंडिकुलर, एक्सियल और एक होगा एपेंडिकुलर, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब बीच का, बीच में जो रहेगा, जैसे कि स्कल और हमारा वर्टिब्रल कॉलम। और पेंडिकुलर मतलब जो लिम्स हो जाएंगे, ठीक है, गर्डल्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा एपेंडिकुलर। तो एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन कंप्राइजेस 80 बोन्स, 80 बोन्स होते हैं अलॉन्ग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। स्कल और वर्टिब्रल कॉलम हो गया, स्टर्नम हो गए, रिब्स हो गए, ये जो है एक्सियल स्केलेटन में मिले जाएंगे। स्कल की बात करते हैं तो कंपोज ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन्स। स्कल के पास क्या रहता है? 2 सेट्स ऑफ बोन्स, एक क्रेनियल और फेशियल। ओके, तो स्कल की बात करें, हमारा जो पूरा खोपड़ा है स्कल की, तो 2 सेट्स ऑफ बोन्स से मिलकर बना हुआ है, एक क्रेनियल बोल लो और एक फेशियल बोल लो, ठीक है। तो और इन दोनों को मिला दोगे तो 22 बोन्स आएंगे, जो है 22 बोन्स आएंगे, ठीक है। क्रेनियल एंड फेशियल दैट टोटल्स 22 बोन्स, 22 बोन्स। क्रेनियल बोन्स जो है हमारे 8 होते हैं नंबर में। दे फॉर्म द हार्ट प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो है वो क्रेनियम ही बनाता है, 8 होते हैं नंबर में। क्रेनियम फ्रॉम द ब्रेन। द फेशियल रीजन जो है 14 बोन्स होते हैं, 14 स्केलेटल बोन्स होते हैं, ठीक है, 14 स्केलेटल बोन्स होते हैं। तो हमारे पास क्रेनियम बोन है, सॉरी स्कल के पास जो है टोटल 22 बोन्स होते हैं, जिसमें क्रेनियम और फेशियल होते हैं। क्रेनियम में 8 और फेशियल में 14 बोन्स होते हैं। क्लियर है इतना? विच फॉर्म द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल, ठीक है। फेशियल बोन्स बता रहे हैं जो फ्रंट पार्ट बनाता है स्कल का। एक सिंगल यू शेप्ड बोन भी प्रेजेंट होता है जिसे हायर बोन बोल रहा है, बिलो द टंग, ठीक है, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी या टंग बोल सकते हो, इंक्लूडेड इन द स्कल, स्कल के अंदर ही आता है। ईच मिडल ईयर, ठीक है, न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, हर एक मिडल ईयर के पास 3 बोन्स होते हैं, 3 टाइनी बोन्स होते हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स, कलेक्टिवली कॉल्ड द ईयर ऑसिकल्स। हम इनको ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। इनका शेप क्या है? मैलियस का जो है हैमर शेप्ड होता है, इंकस का एनविल शेप्ड होता है, और एस हॉर्सशू, इनका जो है हॉर्सशू शेप रहता है, ठीक है। तो इसका हैमर, इसका एनविल और इसका हॉर्सशू पूछा नहीं जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या हमने स्कल में पढ़ लिया? स्कल में हमने पढ़ा क्रेनियम के बारे में, 8 बोन्स, ठीक है। फिर हमने फेशियल पढ़ा, फेशियल हमने 14 बोन्स पढ़ लिए। फिर एक हायर्ड बोन पढ़ा जो कि बेस ऑफ बकल कैविटी में मिलता है, एक। फिर हमने ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा, जो हमने ईयर ऑसिकल्स के बारे फिर हमने क्या किया? ईयर ऑसिकल्स के बारे में पढ़ा। ईयर ऑसिकल्स में क्या है? मैलियस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है, 3 बोन्स एक ईयर में, एक ईयर में 3 बोन्स, तो 2 ईयर में 6 बोन्स, तो टोटल 6 बोन्स। टोटल बोन्स गिनो, ठीक है। अभी 80 नहीं होंगे, टोटल 80 बोन्स होते हैं एक्सियल स्केलेटन में। अभी स्टर्नम भी है, रिब्स भी है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम भी है, सबको मिलाओगे तो 80 हो गए। मैं लास्ट में काउंट करवा दूंगा, ठीक है। स्कल में बात करो ना, स्कल में अभी टोटल बोन्स कितने रहे? तो 8 हमारे क्रेनियम के, 14 तो हमारे फेशियल हो जाएंगे, मैं लिख देता यार, 8 हमारे क्रेनियम, 14 हमारे फेशियल बोन्स हो जाएंगे। एक हायर्ड बोन रहेगा, एक जो हमारा हायर्ड बोन रहेगा जो बेस ऑफ द बकल कैविटी में पाया जाता है, और ईयर ऑसिकल्स रहेंगे 6। ईयर ऑसिकल्स कितने रहेंगे? 6। इन सबको प्लस करोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा? लगभग लगभग क्या, एग्जैक्ट बताओ तो 819, 916, 96, 15, 15, 29, कितने बोन्स आएंगे? 29, 29 बोन्स आएंगे, ठीक है। ये 22, ये 23, ये 29, सही है, एडिशन सही है, 29 बोन्स आएंगे। तो हमारे स्कल में ही कितने बोन्स हो गए? 29।
पूरे दिमाग में जो है हमारे 29 बोन्स हो गए, इधर 29 हो गए। आगे भी जो है मैं गिनाऊंगा, ठीक है। कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स, द स्कल रीजन articulates with the superior region of the vertebral column with the help of two occipital condyles dicondylic skull, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डिल्स, जिसे हम डाइकॉन्डिलिक स्कल बोल रहे हैं। मतलब क्या है कि हमारे क्रेनियम में जो है 8 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो 8 बोन्स में भी बहुत होते हैं। फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑसिपिटल होता है, फिर स्फिनॉइड होता है, फिर इथेनॉइड होता है, ठीक है। तो स्फिनॉइड बोन की बात करते हैं। स्फिनॉइड, तो स्फिनॉइड जो है हमारा, स्फिनॉइड में जो है हमारा फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट रहता है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है निकलता है स्कल में से, फोरामेन मैग्नम प्रेजेंट रहता है। और भी इधर प्रेजेंट रहता है स्फेनॉइड बोन में। स्फेनॉइड बोन में ही हमारा जो है स्फेनॉइड बोन होता है, फिर इथेनॉइड बोन होता है। इथेनॉइड बोन को हम बटरफ्लाई शेप बोलते हैं और कीस्टोन ऑफ ऑल बोन्स बोलते हैं। कीस्टोन ऑफ ऑल बोन्स, क्योंकि सारे बोन्स के साथ जो है जुड़ता है, कीस्टोन ऑफ ऑल बोन्स। ये फ्रंटल हो गया, पैराइटल, टेम्पोरल कान के पास, और ऑसिपिटल। तो स्फेनॉइड में जो है फोरामेन मैग्नम प्रेजेंस नहीं होता है। यही तो मैंने दिक्कत की, मैंने नहीं, मतलब बच्चों की दिक्कत है कि वो क्या करते हैं, स्फेनॉइड और ऑसिपिटल में कंफ्यूज्ड। स्फेनॉइड में जो है फोरामेन मैग्नम को डाल देते हैं। नहीं भाई, गलत हो जाएगा। जो है स्फेनॉइड में फोरामेन मैग्नम नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं होता स्फेनॉइड में। क्या है, ऑसिपिटल में प्रेजेंट होता है। ऑसिपिटल में जो है हमारा फोरामेन मैग्नम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। साथ ही साथ इधर 2 कॉन्डिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे एटलस में जो है टिके हुए रहते हैं, इसलिए हम इसको डाइकॉन्डिलिक स्कल बोलते हैं। डाइकॉन्डिलिक स्कल, डाइकॉन्डिलिक स्कल बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, डाइकॉन्डिलिक स्कल बोलते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम की बात आ गई। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, तो 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट से मिलकर बना हुआ है। 26 सीरियली यूनिट से मिलकर बना हुआ है। यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्रे एंड डॉर्सली प्लेस्ड, पीछे प्लेस्ड है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, स्कल के बेस से निकलता है, एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। ईच वर्टिब्रा हैज सेंट्रल हॉलो पोर्शन, न्यूरल कैनाल, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड पासेस। न्यूरल कैनाल प्रेजेंट होता है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करता है। तो वर्टिब्रा की बात करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वर्टिब्रा हमारा। हमारे पास बॉडी होता है, लैमिना होता है, ठीक है। तो उस लैमिना के बाद फिर 4 प्रोसेस निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो एक वर्टिब्रा की बात करते हैं हम लोग। जो एक वर्टिब्रा है तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, 3 पार्ट्स होते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 पार्ट्स क्या है, उसका एक बॉडी होता है, ठीक है, उसका एक पेडिसल होता है, और उसका एक लैमिना होता है, लैमिना। और उस लैमिना में 4 प्रोसेसेस होते हैं। 4 प्रोसेसेस होते हैं, कौन से, एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। फिर हमारा एक आता है ट्रांसवर्स प्रोसेस, फिर आता है हमारा एक स्पाइनस प्रोसेस, और एक आता है हमारा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। एक सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और एक आता है इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये 2 रहते हैं, ये 2 रहते हैं। स्पाइनस हमारा 1 रहता है और ये 2 रहता है, ठीक है। एक वर्टिब्रा 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्रा से निकलता है। एक वर्टिब्रा की बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ रहता है। एक वर्टिब्रा में ये सब रहता है, और इधर बीच में हमारा न्यूरल कैनाल प्रेजेंट रहेगा, जहाँ से जो है स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा। फोरामेन मैग्नम कहाँ से पास करता है, स्फेनॉइड से, बहुत मारूंगा, ऑसिपिटल से पास करता है, ठीक है। ऑसिपिटल्स में 2 कॉन्डिल्स प्रेजेंट होते हैं जो एटलस पे लगे हुए रहते हैं। एटलस यानी कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा का पहला यूनिट जो होता है, सर्वाइकल वर्टिब्रा आगे पढ़ोगे, ठीक है, C7T12। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो पहला यूनिट होता है उसे एटलस बोलते हैं। तो एटलस का पहले यूनिट पे 2 कॉन्डिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर जो है हमारा पूरा स्कल सिचुएटेड रहता है, इसलिए हम इसको डाइकॉन्डिलिक स्कल बोलते हैं। अभी पूरा कचरा हो चुका है।
वर्टिब्रा वाला समझ आ गया होगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉट सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करें तो एटलस है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट वर्टिब्रा की बात करें तो एटलस है, एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑसिपिटल कॉन्डिल्स। ऑसिपिटल तो ऑसिपिटल बोन के अंदर होगा। द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड इनटू सर्वाइकल, थोरैकिक, लुम्बर, सैक्रल और कोकाइजियल। ठीक है, इन सब में डिवाइडेड है, जो स्कल से स्टार्ट होता है। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है 7 होता है, ऑलमोस्ट ऑल मेमल्स, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। ठीक है, सारे मैमल्स में, कुछ में 8 भी पाए जाते हैं। कौन कौन से? स्लोथ एंड अर्मंडिला, स्लॉथ एंड अर्मंडिला। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें जो है हमारे 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है पाए जा सकते हैं, 8 सर्वाइकल वर्टिब्रा भी पाए जा सकते हैं, स्लॉथ एंड अर्मंडिला। द वर्टिब्रल कॉलम जो है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, हेड को सपोर्ट कर रहा है, सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड द मस्कुलेचर ऑफ द बैक। स्टर्नम जो है हमारा फ्लैट बोन रहता है ऑन द वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। ठीक है, तो क्या क्या काम कर रहा है? हेड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, रिब्स और अटैचमेंट के लिए जगह दे रहा है, और हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है। मेनली 3 फंक्शंस कर रहा है हमारा वर्टिब्रा। क्या? स्पाइनल कॉर्ड को वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूरल कैनाल से। हमारे ऑसिपिटल्स हैं तो हेड को सपोर्ट कर रहा है, हेड को सपोर्ट कर रहा है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है फॉर द रिब्स एंड अदर मस्कुलेचर वर्टिब्रल कॉलम। इसका फॉर्मूला लिखा जाता है C7T12L5S1CO1। ठीक है, सर्वाइकल, थोरैकिक, लुम्बर, सैक्रल, कोकाइजियल। इसका 7, इसका 12, इसका 5, इसका 1 और इसका 1। ठीक है, रिब्स की बात करें, स्टर्नम की बात कर रहे हैं तो स्टर्नम क्या हमारा एक मिड लाइन थोरैक्स होता है। तो थोरैक्स हमारा T12 में डिवाइडेड रहता है। तो थोरैक्स जहाँ पे हमारा लंग्स प्रेजेंट रहता है, थोरैकिक चैम्बर, तो उसके मिड लाइन में, ठीक है, तो मिड लाइन ऑफ थोरैक्स में जो हमारा स्टर्नम प्रेजेंट रहेगा, स्टर्नम प्रेजेंट रहेगा। 3 फंक्शंस बताओ वर्टिब्रा का। वर्टिब्रा का तीन फंक्शंस क्या था? न्यूरल कैनाल, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, न्यूरल कैनाल हेड को जो है हमारा सपोर्ट करता। तीसरा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा रिब्स को। ये 3 फंक्शंस हो गए। स्टर्नम पता चल गया, मिड लाइन थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। रिब्स की बात करें तो 12 पेयर्स रिब्स होती है, 12 पेयर्स रिब्स। ठीक है, तो तुमने क्या किया अभी? 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्रा पढ़ लिए, ठीक है, 24 पेयर्स रिब्स पढ़ लिए, एक स्टर्नम भी पढ़ लिया तुम लोगों ने, एक स्टर्नम के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। हर एक रिब क्या है? एक फ्लैट बोन है जो कनेक्टेड होता है डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली बाय द स्टर्नम। इट हैज़ 2 आर्टिकुलेशंस ऑन द वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पे, इसलिए इसको बाइसेफेलिक बोलते हैं। 2 आर्टिकुलेशंस होते हैं इसलिए बाइसेफेलिक, 2 हेड बोल सकते हो। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स, उन्हें ट्रू रिब्स बोलते हैं क्योंकि वो जो है वेंट्रली जो है स्टर्नम से अटैच होता है। सो thoracic vertebra and ventrally connected to the sternum with the help of hyaline cartilage। 8, 9th और 10th रिब जो है 7th रिब के कार्टिलेज से ज्वाइंट होता है। डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम बट ज्वाइंट द 7th रिब कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। दिस आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। ठीक है, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल जो सिर्फ कॉन्ड्रल से जुड़े हो, वर्टिब्रा कॉलम से जुड़े हो। फिर लास्ट 2 पेयर्स 11th और 12th रिब, ये किसी से नहीं जुड़े रहते हैं। चलिए, बाय द फ्लोटिंग रिब्स और थोरैकिक वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम टुगेदर फॉर्म द रिब केज। रिब केज कौन बनाएगा? रिब केज हमारा बनाएगा कौन? ये पूरा थोरैकिक वर्टिब्रा आ जाएगा, T12, ये रिब्स आ जाएगा और ये स्टर्नम आ जाएगा, खत्म। तो ये थोरैकिक वर्टिब्रा, ये रिब्स और ये स्टर्नम जो है हमारा रिब केज बना देगा। इसमें नई चीज़ है कुछ? नहीं। ठीक है, इसमें नई चीज़ नहीं, इसमें नई चीज़ नहीं है। तो 80 बोन्स होंगे क्या? 26, 24 और ये गिनो कितने हुए?
26, 24, 2 to 4, 6 4 10, 51, 52, 52 वो, ओ माय गॉड सॉरी 52 नहीं है, 51 है। ये 50 हो गया, ये 51, ये 51 हो गया। अब इससे पहले 29 थे, गिन लो। इससे पहले जो है हमने 29 गिने थे, कहाँ गया, ये रहा। इससे पहले जो है हमने 29 गिने थे, ये 29 है, ऐड करो 51 प्लस 29, 9 प्लस 1 10, 5 6 7 1 8, तो हो गया तुम्हारा 80 बोन्स। 80 बोन्स का कंप्लीट हो गया, मैंने गिना दिए 80 बोन्स, 80 बोन्स गिना दिए, खत्म। ये था तुम्हारा जो है एक्सियल स्केलेटन। फिर 80 बोन्स 206 कितने हुए, माइनस करके देखो, 126 बोन्स बचेंगे। जब 126 बोन्स बचे तो वो कहाँ पे यूज़ होंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन में। एपेंडिकुलर स्केलेटन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लिम्स और एक गर्डल, ठीक है, लिम्स और गर्डल्स में डिवाइडेड है, ठीक है। जहाँ पे लिम्स में 120 बोन्स होते हैं, गर्डल्स में जो 6 बोन्स होते हैं, 6 बोन्स में होता है पेक्टोरल और पेल्विक। पेक्टोरल यानी ऊपर, तो ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 2, 120, तो 30-30 एक हाथ में रहता है, एक हाथ में 30, दूसरे हाथ में 30, तो 60 हो गया। और पैर में भी 30-30, तो 60 120 हो गया, ठीक है। ये था हमारा तुम्हारा मैथ्स। अब जल्दी से इसको पढ़ते हैं। द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स, लिम्स बताया और अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स, ये लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स जो है पेंडिकुलर स्केलेटन को कंस्टिट्यूट करेगा। हर एक लिम्ब, मैंने बोला था 30 बोन्स होते हैं। द बोन्स ऑफ द हैंड, फोर लिम्ब, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है, इन सब से मिलकर बना होता है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, ठीक है, रिस्ट बोन्स ये सब हो रहे हैं 18 नंबर, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस जो है 14 होते हैं। फिर थाई बोन, फीमर की बात करें हम लोग, फीमर हो गया तुम्हारा, टिबिया हो गया, फिब्यूला हो गया, टार्सल्स हो गया, मेटाटार्सल्स हो गया। ये टार्सल 7 होते हैं और ये जो कार्पल्स होते हैं वो 8 होते हैं। फैलेंजेस जो है 14 हो गया। ये बोन्स होते हैं लेग्स के। अ कप शेप बोन पटेला प्रेजेंट होता है ओवर द नी वेंट्रली नी कैप, ठीक है। ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें नाम ही याद करना है, इसमें नाम और नंबर। मैं दिखा देता हूँ क्या है। ये तुम्हारा ह्यूमरस हो गया, फिर इससे रेडियस जॉइंट है, इसके पीछे अल्ना जॉइंट है, ठीक है। और अल्ना जो है इससे जुड़ा रहता है बाई एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस रहता है जिससे ये जुड़ा रहता है, ठीक है। और जो दो कॉन्डिल्स थे एटलस से जुड़े थे, ठीक है, याद रखना यार, बार बार बता रहा हूँ, एटलस से जुड़े होते हैं दो कॉन्डिल्स। ये तो एक्रोमियन प्रोसेस हो रहा, एपी एक्रोमियन प्रोसेस जो है, अल्ना जो है जुड़ा रहता है। कार्पल्स हो गए, कार्पल्स कितने रहते हैं भाई, 8, मेटाकार्पल्स 5, फैलेंजेस 14, ठीक है, फैलेंजेस 14। फिर ये तुम्हारा आ जाएगा फ्यूमर, पटेला, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल्स, टार्सल्स 7 रहेंगे, टार्सल्स कितने रहेंगे 7, फिर मेटाटार्सल्स, फिर फैलेंजेस, ठीक है। टेक्स्ट में पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के बारे में बताया था, पेक्टोरल में कितने बोन्स रहते हैं 4, पेल्विक में कितने रहते हैं 6, ठीक है। तो पेक्टोरल हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ द अपर एंड द लोअर लिम्स रिस्पेक्टिवली विद द एक्सियल स्केलेटन, अपर और लोअर लिम्स के आर्टिकुलेशन में मदद करता है गडल। जैसे कि हर एक गडल जो है 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, फॉर्म्ड ऑफ 2 हाफ्स, ईच हाफ पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड द स्कैपुला, ठीक है। तो 2 हाफ से मिलकर बना हुआ है हर एक गडल, तो वो 2 हाफ्स का नाम क्या है, पेक्टोरल वाले का तो नाम है हमारा, क्या नाम है, क्लेविकल और स्कैपुला। स्कैपुला को हम लीफ ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, और क्लेविकल तो हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन कॉलर के पास प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हम कॉलर होता है, हमारा जो कॉलर होता है उधर कॉलर बोन बोलते हैं, क्लेविकल। स्कैपुला, तो स्कैपुला बताएंगे तो लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन बोलेंगे,
ठीक है, सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन द सेकंड एंड द सेवंथ रिब। लोकेशन भी दे रखी है कि सेकंड और सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होगा। डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडीज ऑफ स्कैपुला एज अ हाईली एलिवेटेड रिज, जिसको हम स्पाइन बोल रहे हैं, विच प्रोजेक्ट्स एज फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस कॉल्ड एक्रोमियन, जो कि जो है प्रोसेस की तरह निकलता है, जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है, जो एक्रोमियन प्रोसेस से निकल रहा है। एक चीज़ गलती हो गई, गलती नहीं हुई, मतलब ठीक ही है। ये रेडियस और अल्ना के बीच में एक्रोमियन प्रोसेस नहीं रहता है, ठीक है। मुझे यही लग रहा था कि मैं कुछ जल्दी जल्दी में गलत बोल गया हूँ। ये जो हमारा स्कैपुला है, स्कैपुला में एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है, ठीक है, गलती हो गई, सॉरी। एलिवेटेड रिज प्रेजेंट होता है जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, और स्पाइन जो है आगे आ जाता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्रोमियन, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। और क्लेविकल आर्टिकुलेट्स विद दिस, और क्लेविकल ही इस एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ जाता है। क्लेविकल जो है इस एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। बिलो द एक्रोमियन एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे ग्लेनाइड कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे ह्यूमरस जो है आर्टिकुलेट कर जाता है। ईच क्लेविकल इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स, दो कर्वेचर्स रहते हैं कॉलर बोन में, ठीक है। दिस बोन इज कॉमनली नोन एज कॉलर बोन, जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं। किसके साथ आर्टिकुलेट करता है? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ क्या कर जाता है? आर्टिकुलेट कर जाता है। एक्रोमियन प्रोसेस के साथ आर्टिकुलेट कर जाता है। अब पेल्विक के पास दो ही बोन्स है, तो टू कॉक्सल बोन्स, ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स, इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द अबव बोन्स इज अ कैविटी एसिटिबुलम, जहाँ पे हमारा जो है फीमर है, थाई बोन, जहाँ पे आर्टिकुलेट कर जाता है। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फिसिस कंटेनिंग फाइब्रस कार्टिलेज। तो दो हाफ्स जो है हमारे पेल्विक गर्डल के, वो आगे मिल जाते हैं, हाइलिन कार्टिलेज की मदद से जुड़ जाते हैं, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं, ठीक है। द टू हाफ्स ऑफ द पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल के दो हाफ्स जो है आगे मिल जाते हैं। दो कॉक्सियल बोन्स थे, तो दो कॉक्सियल बोन्स आगे मिल जाएंगे और वेंट्रली ज्वाइंट हो जाएंगी बाय द हेल्प ऑफ हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज ना, फाइब्रस कार्टिलेज, जिसको हम बोल रहे हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक्रोमियन प्रोसेस के लिए माफ़ कर देना भाई, स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला में स्पाइन का जो प्रोसेस निकला रहता है उसे एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस तो समझ आ गया ना। प्यूबिक सिम्फाइसिस में जो दो हाफ्स है कॉक्सियल बोन्स, वो आगे मिल जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिस सिम्फाइसिस। ये दो हाफ्स है कॉक्सियल बोन, ये पहला कॉक्सियल बोन, ये दूसरा कॉक्सियल बोन, ठीक है। एक्रोमियन प्रोसेस बार बार बता रहा हूँ क्योंकि मेरे से अगर गलती हो सकती है तो तुम्हारे से तो हो ही सकती है। इसमें जो है बस याद करने वाला ज़्यादा चीज़ें, ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, याद करने वाली चीज़ें जो है ज़्यादा रहती है। और जो तुम पूछ रहे थे कि इसमें क्या यूज़ होगा, तो इसमें एक्रोमियन प्रोसेस नहीं यूज़ होता है, इसमें ऑलिक्रॉन प्रोसेस यूज़ होता है। ऑलिक्रॉन, ऑलिक्रॉन प्रोसेस, ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस, ऑलिक्रिनॉन, ऑलिक्रिनॉन प्रोसेस यूज़ होता है, जिसमें जो ये अल्ना है ना, ये कहाँ गया, ये अल्ना जो है ह्यूमरस के साथ जुड़ जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस। लिख लेना इसको, काम आएगा, ऑलिक्रोनॉन प्रोसेस। और स्कैपुला में क्या रहता है? एक्रोमियन प्रोसेस। वैसे ही एक और प्रोसेस मिलता है एटलस और एक्सिस के बीच में, ये रहा एटलस हमारा, ये हमारा एक्सिस, दूसरा सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम एक्सिस बोलते हैं। तो एक्सिस क्या है? एटलस के साथ जुड़ा रहता है बाई ऑडोंटॉइड प्रोसेस, ऑडोंटॉइड प्रोसेस रहता है, उससे जो है जुड़ा रहता है बाई ऑडोंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऑलिक्रॉन प्रोसेस, वो एक्रोमियन, और ये ऑडोंटॉइड प्रोसेस, एटलस और एक्सिस एक दूसरे से जुड़े रहता है बाई ऑडोंटॉइड प्रोसेस। अब हम डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये खत्म हो गया, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम खत्म, अब जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिसऑर्डर्स खत्म। जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या कहता है? जॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जॉइंट्स, ठीक है।
तो जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। जॉइंट्स के बिना कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। जैसे मैं एल्बो भी मूव कर रहा हूँ तो उसके लिए जॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इन्वॉल्विंग द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स को इन्वॉल्व करता है बॉडी के। लोकोमोटिव मूवमेंट्स आर नो एक्सेप्शन टू द जॉइंट्स। जॉइंट्स के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं, लोकोमोशन के लिए जॉइंट्स जरूरी ही होते हैं। ठीक है, लोकोमोशन के लिए जॉइंट्स जरूरी होते हैं। तो लोकोमोशन आर ऑफ नो एक्सेप्शन ऑफ जॉइंट्स। लोकोमोशन करने के लिए तुम्हें जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। क्वेश्चन इधर ही अराइज हो जाएगा। जॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बोन्स, बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन्स के बीच में हो सकता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में हो सकता है। फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट द मूवमेंट। जो मसल्स के द्वारा फोर्स जनरेट होता है उसी से तो मूवमेंट होती है। थ्रू जॉइंट्स वेयर जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम, जहाँ पे जॉइंट जो है फलक्रम की तरह काम करता है। तो मसल्स जो है फोर्स जनरेट करती है जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है, और जॉइंट्स जो है एक फलक्रम की तरह काम करता है। फलक्रम की तरह जो है हमारा जो है जॉइंट काम कर रहा है। लिखा हुआ है ना, द फोर्स जनरेटेड बाय द मसल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मूवमेंट वेयर एज द जॉइंट एक्ट एज अ फलक्रम। फलक्रम की तरह काम करेगा जहाँ पे मसल जो है फोर्स को जनरेट करेगी। द मूवेबिलिटी एट दिस जॉइंट वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर जो है मूवेबिलिटी जॉइंट की डिपेंड करती है। जॉइंट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री मेजर स्ट्रक्चर फॉर्म्स, नेमली फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। तीन पार्ट में दे दिया है, तीन जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। फाइब्रस, फाइब्रस को हम सिनैंथ्रोसिस बोलते हैं, सिनैंथ्रोसिस। ठीक है, सिनैंथ्रोसिस। ठीक है, फाइब्रस। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं यार। एम्फीआर्थ्रोसिस होता है, एम्फीआर्थ्रोसिस, सिनांथ्रोसिस, सिनांथ्रोसिस, डाईएंथ्रोसिस, डाईएंथ्रोसिस, डाईएंथ्रोसिस कार्टिलेजिनस को बोलते हैं, डाईएंथ्रोसिस। सिनांथ्रोसिस जो है साइनोवियल को बोलते हैं, और ये जो एम्फी है फाइब्रस को बोलते हैं। फाइब्रस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फाइब्रस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, फाइब्रस को एक और नाम से क्या जानते हैं हम लोग, फ्यूज्ड जॉइंट्स। फाइब्रस के अंदर कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। क्रेनियम के जो बोन्स होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट से जो है जॉइंट होते हैं, क्रेनियम के बोन्स। कार्टिलेजिनस हमारे वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स, लिटिल मूवमेंट अलाउड है। और साइनोवियल में तो जैसे कि हमारा बोन है, ये बोन हमारे, तो इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें तो बहुत मूवमेंट अलाउड है। तो तीन पार्ट्स में वो सिनैंथ्रोसिस, डाईएंथ्रोसिस, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भाई, तुम लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे यार सिनैंथ्रोसिस डाईएंथ्रोसिस में। मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। स्पेलिंग जो है गूगल से देख लेना यार। देखो इधर लिख देता हूँ। हमारे पास तीन तरह के जॉइंट्स थे जो मूवमेंट को अलाउ कर रहे थे, फ्यूज्ड, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। एफसीएस लिखा हूँ। ठीक है, फ्यूज्ड जॉइंट्स, फ्यूज्ड जॉइंट को हम सिनैंथ्रोसिस बोलते हैं, सिन। ठीक है, सिनैंथ्रोसिस। कार्टिलेजिनियस को हम एम्फीएंथ्रोसिस बोलते हैं, एम्फी, एम्फीएंथ्रोसिस बोलते हैं। और जो साइनोवियल होता है, साइनोवियल को हम डाई आर्थ्रोसिस बोलते हैं, डाई, डाई आर्थ्रोसिस, डाई आर्थ्रोसिस बोलते हैं, इसको हम डाई आर्थ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल है, याद हो सकता है। फ्यूज को हम सिनैंथ्रोसिस, कार्टिलेजिनस को एम्फी, और जो साइनोवियल है उसको डाई आर्थ्रोसिस बोलते हैं। सिंपल वही है। फाइब्रस जॉइंट जो है क्रेनियम बोन्स में बोला था, सचर्स बोन में मिला था। मैंने बोला था कोई भी मूवमेंट नहीं अलाउ करने देंगे ये लोग। नो मूवमेंट इज अलाउड, not allow any movement. This type of joint is shown by the flat skull bones fused to and with the dense fibrous connective tissue in the form of tissues in the form of sutures to form the cranium. cranium के bones के बीच में मैंने पहले ही बताया था fibrous joints present होते हैं sutures के form में। cartilaginous joints, bones involved in joint together with the help of cartilaginous, a joint between the adjacent vertebra, vertebral column में बोला था
ऑफ दिस पैटर्न इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट्स, थोड़ी मूवमेंट जो है अलाउ करता है। साइनोवियल जॉइंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्लूइड फिल्ड्स साइनोवियल कैविटी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ द टू बोन्स। साइनोवियल फ्लूइड के बारे में मैंने बताया था, जिसमें बहुत सारी मूवमेंट हो सकती है। Such an arrangement allows considerable movement. These joints help in locomotion and many other movements. Ball and socket joint हो गया, देखो ये सब याद करने वाला है, अब इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। हिंज जॉइंट हो गया, पाइवट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया, सैडल जॉइंट हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ये साइनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल है। तो देखो, फ्यूज्ड, फ्यूज्ड का मतलब सिनैंथ्रोसिस, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। हमारा कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस का मतलब एम्फियाथ्रोसिस, याद कर लेना, सिंपल है। और फिर जो हमारा साइनोवियल की बात की थी, साइनोवियल के लिए डायंथ्रोसिस। एग्जाम्पल बताओ, फ्यूज का बताओगे तो सुचर्स जो क्रेनियम में होते हैं, सुचर्स के फॉर्म में। कार्टिलेजिनियस का एग्जाम्पल बताओगे तो वर्टिब्रा, ठीक है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम। और साइनोवियल का एग्जांपल बताओगे तो बोन्स के बीच में जो होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया तुम्हारा, नी जॉइंट हो गया, हिंज जॉइंट हो गया, ऐसे बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। अब डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ द मस्कुलेचर एंड द स्केलेटल सिस्टम। मिस्थेनिया ग्रेविस, मिस्थेनिया ग्रेविस, तो मिस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें जो है खुद की एंटीबॉडी जो है क्या कर देता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है, उस साइनोवियल मेम्ब्रेन को नहीं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को आर्थराइटिस, आर्थराइटिस जो होता है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, एनएमजे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है एसिटिकोलाइन के, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या लिखा हुआ है देखो टेक्स्ट में, autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles। फैटिगनेस आ जाती है, वीकनिंग और पैरालिसिस की कंडीशन आने लगती है। डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन की वजह से होता है। प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होने लगता है स्केलेटल मसल का, इसमें फैटिग, पैरालिसिस और वीकनेस आने लगती है। क्यों, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे इफेक्ट हो जाता है। टिटैनी रैपिड स्मैश, ठीक है, लो लेवल होगा कैल्शियम का बॉडी फ्लूइड में और हाई लेवल रहेगा मसल फाइबर्स में। अर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स मैंने बताया था, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। और इसमें क्या रहेगा, मिस्थेनिया ग्रेविस में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रहेगा। ओस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड फैक्टर है, एज के साथ जो है हमारी हड्डियां जो है कमजोर होने लगती है, जिसकी वजह से पोर्स बनने लगते हैं बोन्स में। डिक्रीज बोन मास एंड द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज अ कॉमन कॉज। लड़कियों में जो है एस्ट्रोजन का लेवल अगर कम हो जाता है तो वो जो है कॉमन कॉज माना जाता है। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज कंसिडर टू बी अ कॉमन कॉज, ठीक है। गॉट, गॉट मतलब क्या रहता है, जो साइनोवियल फ्लूइड रहता है उसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भर जाते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स टू द एक्मुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स भर जाते हैं, यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो भर जाते हैं। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर में तुमने क्या सीखा, मसल्स और स्केलेटल सिस्टम के बारे में, लोकोमोशन के स्ट्रक्चर्स के बारे में तुमने सीखा। और तुम्हें इस चैप्टर से पता चल गया होगा कि कितना इजी चैप्टर है। इजी प्लस स्कोरिंग, इजी प्लस स्कोरिंग, इजी भी है स्कोरिंग भी है। क्यों इजी और स्कोरिंग है, इसमें सब रटने वाला है, याद करने वाला है, सिर्फ याद करने वाला है, समझने वाला है कुछ ना। मैंने तुम्हें क्या ही समझाया, सारी वैल्यूज तो बताई। स्केलेटल सिस्टम एक्सेल में 80 रहते हैं, इसमें 206 रहते हैं, पेल्विक में 2 बोन्स रहते हैं, 2 कॉक्सल बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें मैंने क्या ही बताया नया। तो इसमें तुम्हें क्या पढ़ना थे, जॉइंट्स। अब जॉइंट्स में भी क्या है, एग्जाम्पल्स। जॉइंट्स में भी तो तुमने एग्जाम्पल्स ही पढ़े थे, ठीक है, जॉइंट्स में भी एग्जाम्पल्स ही पढ़े हैं, तो वो एग्जाम्पल्स याद करना है। ये डिसऑर्डर्स हो गए, डिसऑर्डर्स में भी तुम्हें याद ही करना है। जैसे गॉट हो गया, गॉट में क्या रहता है, इन्फ्लेमेशन रहती है ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। तो इनमें तुम्हें क्या पढ़ना है यार, तुम्हें सिर्फ याद करना है, याद। शुरू से चैप्टर में लेकर हमने 3 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। क्या क्या था, सिलेरी था, एमोबॉइड था, याद है, सिलेरी, एमोबॉइड और मस्कुलर। तो ये याद ही तो करना है, ठीक है। न्यूरल हो गया, स्केलेटल हो गया,
ठीक है। मस्कुलर हो गया है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फॉर लोकोमोशन। तो ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। तो याद करने वाली चीज़ें आराम से हो जाएगी, 2-3 बार रिवाइज़ कर लेना तो दिमाग में आ जाएगा। ठीक है। सिनेंथ्रोसिस याद करना है तो कर लेना, बहुत सिंपल है। फिर बता देता हूँ, फ्यूज जॉइंट्स को सिनेंथ्रोसिस बोलते हैं। ठीक है। कार्टिलेजिनियस को हम एम्फिएंथ्रोसिस बोलते हैं, और साइनोवियल साइनोवियल को हम डाइआर्थरोसिस बोलते हैं। ठीक है। तो यही चैप्टर था। मैं तो बोलूँगा बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ याद करने वाला है। याद करने के अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लोकोमोशन और मूवमेंट। ठीक है। थैंक यू।